सुप्रभातम। अहम अस्मि कैलाश बिहारी। आज हम लोग पिछले एक हफ्ता से संस्कृत में अनुवाद करने का प्रयास कर रहे हैं। संस्कृत राइटिंग सीख रहे हैं, जिसमें हम लोग शब्द रूप का बेस पढ़ चुके हैं। धातु रूप का मतलब लकार, लकार का मतलब टेंस, टेंस भी हम लोग 4 देख चुके हैं। फिर मैंने प्रत्यय पढ़ा। प्रत्यय में कृदंत और तद्धित। कृदंत में हमने त्वा और तुमुन प्रत्यय पढ़ा। तद्धित हमें 22 पढ़ने हैं, मतलब अनुवाद की दृष्टि से, तो जिसमें हमने आपको 50% अर्थात 11 पढ़ा दिया और 11 हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग एक नए समास की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन समास पढ़ाने के पूर्व मैं आपको आज एक अनुवाद से स्टार्ट करता हूँ क्लास। आप लोग सभी बनाना शुरू करिए और बनाइए। देखते हैं कितने आदमी सही करते हैं, कितने सही बनाते हैं। लिखिए, तुम लोग अब संस्कृत पढ़कर दूध पीने के लिए घर जाओ। जल्दी से बना लीजिए। दूध पीने के लिए घर जाओ। देखिए किस लकार का है, आप लोग को पता चल गया होगा ये किस लकार का है। ऑर्डर दे रहे हैं तो स्वाभाविक है हमारा लोट लकार होगा। आप लोग सभी अनुवाद बनाइए। देखिए इसमें किस किस प्रत्यय का प्रयोग है। त्वा प्रत्यय है, तुमुन प्रत्यय है, या कौन सा लकार होगा आप खुद देखिए। यद्यपि आप लोग समझ चुके हैं, ता है, ते है, ती है, लट लकार होगा। ऑर्डर और परमिशन लोट लकार होगा। था, थे, थी, या, ये, ही भूतकाल होगा और चाहिए विधिलिंग। आप देखिए कौन सा है, बनाइए संस्कृत में अनुवाद। चलिए, आशा है आप लोग बना लिए होंगे। देखते हैं कितने आप सही बनाए हैं। तुम लोग का संस्कृत याद करिए क्या होता है, यूयम। अब का संस्कृत संप्रति। संस्कृत का संस्कृतम। पढ़कर कौन सा प्रत्यय जोड़ेंगे, अक्त्वा प्रत्यय, 2 वर्ण का धातु बीच में ये ले आइए, त्वा का त्वा। दूध का संस्कृत दुग्धम। आपको ये पता है म कहाँ हो रहा है, बिंदी कहाँ है। पीने के लिए पा धातु में तुमुन प्रत्यय जोड़ दीजिए, पातुम। घर का संस्कृत हो गया आपका गृहम। अब आप याद करिए जाओ, कौन सा लकार है, लोट लकार। आपको पता है कि लट लकार, लोट लकार, लंग लकार और विधिलिंग में धातु का बदला हुआ रूप चलता है। मूल धातु हम लोग वहाँ प्रयोग नहीं करते हैं। तो जाना का गम है, लेकिन इसका बदला हुआ रूप क्या है, गच्छ। अब याद करिए, लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का कर्ता हमारा क्या है, यूयम। तो देखिए लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन में क्या है, तू, तम, अंतु, शून्य, तम, तो। यहाँ पर हम तो लिखेंगे। मिला लीजिए कितने का सही है। तो मुझे लगता है आप लोग मिला लिए होंगे। ये मैंने क्यों आज आपको अनुवाद दिया, याद करिए। चौथे क्लास में अर्थात चौथे क्लास के एंड में मैं एक सेंटेंस दिया था। उस दिन देखिए वहाँ पर क्या लिखा था, मैं जान के मैंने दिया था कि देखें विद्यार्थी क्या मैं जो पढ़ा रहा हूँ क्या उसे सही सही आकलन कर रहे हैं या केवल सुन रहे हैं कि कौन सा लकार है, लट लकार का यूज है कि लंग लकार का यूज है। तो बंधु आप लोग को समझ में आ गया। ये मैं करता हूँ बीच बीच में क्लास में भी, ताकि वो देखते हैं कि क्या विद्यार्थी
कितना गंभीरतापूर्वक वो पढ़ रहे हैं, कहाँ थ हो रहा है, कहाँ त हो रहा है, कहाँ क्या जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए उसको ध्यान में रखिएगा। जो पूरा वीडियो सुनते होंगे, पूरी क्लास देखते होंगे, वो ज़रूर समझ गए होंगे आज की बात को। ठीक है मित्रों, अब हम लोग चलें और अनुवाद, मुझे आशा है कि आप लोग अच्छे तरह से सीख रहे होंगे। और इसी क्रम में हम लोग अब आगे आज कुछ नई बात हम लोग सीखने के लिए जा रहे हैं। ध्यान दीजिए, मैं आपको पहले भी बताऊं, संधि को समझने के लिए आपको शब्द रूप, धातु रूप और प्रत्यय अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। उसी तरह संज्ञा को भी समझने के लिए आपको ये तीनों चीज़ पूरी तरह अच्छी तरह समझना होगा, कारक और वाच्य भी। यद्यपि समास में भी है, लेकिन आज हम लोग देखते हैं क्या समास समझने की चीज़ है या समाज रटने की चीज़ है। मतलब कुछ तो कहते हैं बिल्कुल ही रटने की चीज़ नहीं है, हाँ थोड़ा बहुत तो है, लेकिन आज देखिए क्या हम लोग समास समझ सकते हैं कि नहीं, प्रयास करेंगे हम लोग। और किस तरह से समास में प्रश्न पूछा जा रहा है, इस पर भी हम लोग आज चर्चा करेंगे। समास है क्या, समास में किस तरह से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, समास कितने प्रकार के होते हैं, इन पर आज हम लोग चर्चा करेंगे, समास पर। उसके बाद देखिएगा समास का काम क्या होता है, तो वो भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास। हम लोग समास शब्द कैसे बना है, सबसे पहले वो देख लीजिए। समास शब्द कैसे बना है। समास शब्द आपको पता होगा, सम उपसर्ग पूर्वक अस धातु में घय प्रत्यय जोड़ने से हमारा समासा शब्द बनता है। यद्यपि मैंने आपको अभी घय प्रत्यय नहीं पढ़ाया है, आगे मैं पढ़ाऊँगा। घय प्रत्यय से बने शब्द पुल्लिंग होते हैं, इसलिए समास शब्द पुल्लिंग है। ध्यान रखिएगा, हम लोग पहले भी बता चुका हूँ मैं कि पुल्लिंग हो, स्त्रीलिंग हो, नपुंसकलिंग हो, इसका ज्ञान हमें प्रत्यय के द्वारा भी होता है, नहीं तो आपको बाद में बहुत कन्फ्यूजन होगा। तो हम लोग थोड़े देख लेते हैं कि समासा शब्द ही पुल्लिंग क्यों हुआ, क्योंकि उसमें घय प्रत्यय है। दूसरी बात, ये तो हमने देख लिया कि समास है, कहीं यदि समासम है तो ध्यान रखिएगा मूल रूप 1.1 में नहीं हो सकता है वह। तो समास शब्द हम लोग देख ली, समास शब्द बना कैसे, सम उपसर्ग, उपसर्ग 22 है, हम लोग बाद में पढ़ेंगे जब लेप प्रत्यय पढ़ेंगे। उसके बाद अस धातु, अस का मतलब है या होना है, हम लोग आगे भी देखेंगे, और घय प्रत्यय। तो समासा शब्द समझ गए। अब आइए, समास किसे कहते हैं, संस्कृत में समास के कितने भेद हैं और वे कौन कौन हैं। तो ध्यान रखिए, कह समासः, एक नंबर का सवाल पूछ सकता है आपसे। कह समासः मतलब समास किसे कहते हैं, समास कौन है ना। समासस्य कति भेदा सन्ति, मतलब समझ गए होंगे समास के कितने भेद हैं। समासस्य कति भेदाः सन्ति, समास के कितने भेद हैं, तेच के, और वे कौन कौन हैं। यह आपको अभी तक इस तरह का एग्जाम में नहीं पूछाएगा। 1 नंबर का भी सवाल इसमें है, 5 नंबर का भी सवाल है, और इसमें 10 नंबर का भी सवाल है। यद्यपि 10 नंबर का सवाल पूछ दिया गया है, 5 नंबर और 1 नंबर का सवाल अभी तक नहीं पूछा गया है, तो ये पूरी संभावना है। 1 नंबर सवाल के लिए तो अभी हम लोग कर लेंगे, लेकिन 5 नंबर के लिए जब हम लोग अनुवाद सीख जाएंगे, समास को अच्छी तरह समझ जाएंगे, तो निश्चित रूप से हम वहाँ 5 नंबर यानी 75 शब्द में भी लिख पाएंगे। तो चलिए, आप तो समझ गए होंगे कह समासा, समास किसे कहते हैं या समास क्या है। समासस्य कति भेदा सन्ति, संस्कृत में समास के कितने भेद हैं, और तेचो के, और वे कौन कौन हैं, अर्थात समास का नाम यानी नामानी लेखनी आनी।
तो चलते हैं, यदि कहें कि समास किसे कहते हैं तो आप लोग जानते भी होंगे, जब दो या दो से अधिक पद अपनी विभक्तियों को छोड़कर आपस में मिल जाए तो उसे समास कहते हैं। लेकिन मेरी कुछ और अलग परिभाषा है कि जब दो या दो से अधिक पद अपनी विभक्तियों को छोड़े अथवा बगैर छोड़े आपस में मिल जाए तो उसे समास कहते हैं। जब मैं विस्तृत पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, लेकिन ये तो हम लोग के जैसे साधारण व्यक्ति के लिए एक परिभाषा है। लेकिन जो संस्कृत के विद्वानों ने परिभाषा दिया है वो क्या है, तो आपको याद होगा, सम सनंग समासः, सम सनंग समासः। यदि यहाँ तक आता है कह समास और एक नंबर का सवाल आ रहा है तो केवल लिख दीजिए सम सनंग समास। मतलब समसन को समास कहते हैं नहीं, ये समसन क्या है तो ध्यान रखिएगा, संक्षिप्तता को ही समास कहते हैं। समसन का अर्थ होता है संक्षिप्तता, शॉर्टकट, बिल्कुल संक्षिप्त रूप को प्रस्तुत करना समास कहलाता है। मतलब 2, 3, 4 अधिक से अधिक पदों को एक पद बनाना, उसी का नाम होता है समास। दूसरा परिभाषा एक पदी भाव समास है, अर्थात एक पद का भाव होना ही समास है। चलिए हम लोग चलेंगे विस्तृत, लेकिन ये ध्यान में रखिएगा, समसनंग समास है। कतिभेदा आप लोग को पता होगा कि संस्कृत में समास के कितने भेद हैं, बोलिए कोई। तो आप इसका आंसर लिखिए समास के, समासस्य, समास के। कति के जगह आपको पता है संस्कृत में समास के 5 है, तो पंच भेदाः सन्ति। समासस्य कति के जगह हम पंच लिख देंगे, भेदाः सन्ति। एक नंबर का सवाल आए तो ध्यान रखिए, मेरी 2 पंक्ति हो गई। यदि तीसरी पंक्ति ते चौके और वे कौन कौन है तो सबको आप लोग को पता होना चाहिए। आप लोग जरूर पढ़े होंगे समास के कितने भेद हैं, 5 है, वो कौन कौन है। एक है आपका केवल समास है, हो सकता है इसमें से बहुत कम लोग सुने होंगे केवल समास, लेकिन फिर भी याद रखिए अव्ययी भाव, अव्ययी भावः। उसके बाद आपका है तत्पुरुषः, तत्पुरुष ध्यान से देखिएगा मैंने किस तरह से लिखा है, तत्पुरुषः। उसके बाद आपका हो जाएगा बहुव्रीहि, ध्यान रखिएगा बहुव्रीहि मैं कैसे लिख रहा हूँ, बहुव्रीहि। और है द्वंद्वः। ये आपका हो गया एक नंबर के सवाल में। देखिए कुल मिलाकर कितने शब्द, इतना लिखेंगे आपको आ सकता है एग्जाम में क्या समास है, इतना आ जाए एक नंबर में समसनंग समास है। हो सकता है 2 लाइन में लिखे, है ना, 2 पंक्तियों में, तो कहेगा कि समासस्य कति भेदा सन्ति तो लिख देंगे, समासस्य पंच भेदा सन्ति, ते चौके यदि कह दे तो लिख देंगे। इतना, इससे ज़्यादा या एक नंबर का सवाल इसी में 5 नंबर का बनेगा, जो मैं बाद में बताऊंगा जब आप अनुवाद अच्छी तरह सीख लेंगे। ठीक है, तो आप एक नंबर के सवाल के लिए तैयार रहिए, कभी भी आपको आ सकता है आने वाला समय में, आने वाला एग्जाम में। तो फिलहाल हम लोग ये देख लिए कि ये 5 समास। आप लोग कहेंगे सर ये द्विगु सब कहाँ चला गया, कर्मधारय कहाँ गया, नई कहाँ गया, सब तत्पुरुष का भेद है, हम लोग बाद में चलेंगे। तो आइए हम लोग अब आगे चलें। समास के जो 5 भेद हैं उनमें से हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, लेकिन आज ये आप अच्छी तरह से तब समझ पाएंगे जब शब्दरूप धातुरूप प्रत्यय हो जाएगा, एकदम लगभग आप समझ जाएंगे। लेकिन समास में किस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं उसको हम लोग देखेंगे अभी। समास में आपको क्या करेगा, समस्त पद दिया रहेगा, विग्रह करना है, या विग्रह दिया होगा, समस्त पद करना है और समास का नाम लिखना है, बस इतना ही करना और कुछ भी नहीं। अब आइए देखिए, पहले हम लोग कोशिश करते हैं समास को समझने का। मैं एक ऐसा आज आपको समास पढ़ा रहा हूँ जो कि अभी तक एग्जाम में नहीं पूछा गया है, उसकी पूछने की पूरी संभावना है। सामान्यतः यह देखा जाता है कि जिस समास को वह टच नहीं किया है उसको वह कोशिश करते हैं टच करने का। तो आप ध्यान रखिए, जो आज मैं समास आपको पढ़ाने वाला हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और वो आने वाला समय में हो सकता है कि वह पूछ दे। फिलहाल पूछे ना पूछे, लेकिन जब हम लोग श्लोक पढ़ेंगे, सुखनासोपदेश पढ़ेंगे, गद्य पद्य जहाँ भी पढ़ेंगे वहाँ समास का जरूर प्रयोग मिलेगा। तो ये व्याकरण का एक पार्ट है ना, ग्रामर का। तो चलिए देखते हैं।
आप लोग तत्पुरुष समास के बारे में सुने भी होंगे। तत्पुरुष समास के पहले तो दो भेद हैं। एक होता है तत्पुरुष समास के प्रमुख भेद, एक होता है अवान्तर भेद, जिसकी चर्चा बाद में करेंगे। प्रमुख 6 भेद है और अवान्तर में से हम सबसे पहला भेद पढ़ते हैं। नाम आप लोग सुने होंगे, नए समास, नए तत्पुरुष समास। ध्यान रखिएगा, जो हमारे अवान्तर भेद हैं उसमें से हम लोग क्या करेंगे कि जितने भी अवान्तर भेद हैं सब में हम तत्पुरुष शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे द्वितीया तत्पुरुष है, तृतीया तत्पुरुष है, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी तत्पुरुष है, इस तरह से। तो नए समास का नाम आप लोग सुने भी होंगे। ये तत्पुरुष का भेद है। आज हम लोग प्रयास करते हैं नए तत्पुरुष समास समझने के लिए। देखिए, आप लोग पढ़े भी होंगे, नहीं भी पढ़े हैं कोई बात नहीं। मैं पहले क्लास से बोल रहा हूँ कि आप कभी भी जीवन में कुछ भी नहीं पढ़े हैं, संस्कृत के बारे में एकदम आप नहीं जानते हैं, तो भी आप संस्कृत सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। ये कोई बहुत ही मतलब अजूबा विषय नहीं है, अजूबा चीज़ें नहीं है। तो कोशिश करते हैं। देखिए हम लोग, ये हमारा एक अपना अलग तरह से तरीका है समझाने का, तो आप भी सोचिएगा। नए तत्पुरुष समास, इसी को यदि हम संस्कृत करेंगे तो नए तत्पुरुष समास है। अब यदि नए तत्पुरुष समास है तो ध्यान रखिएगा, नए तो एक समास है, लेकिन अष्टाध्यायी में आप देखेंगे तो नए एक सूत्र भी है, जो कि आपको केवल यूपीपीसीएस अर्थात उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में सूत्र पूछे जाते हैं। अब आप सोच के देखिए, कभी कभी डर जाते हैं कि वाह कितना बड़ा सूत्र होगा। देखिए कितना बड़ा सूत्र है। नए, नए एक समास भी है, नए एक सूत्र भी है। ध्यान रखिएगा, बस ये हलंत लगाना मत भूलिए। तो क्या बहुत बड़ा से लोग कहते हैं क्या है सूत्र, कितना बड़ा, हम लोग चलेंगे, चर्चा करेंगे बाद में। तो नए एक समास भी है और ये सूत्र भी है। इसका मीनिंग हम लोग समझते हैं हिंदी में, तो आप लोग लिख सकते हैं। लिखिए, जिस समस्त पद के शुरू में, समस्त पद का अर्थ होता है जहाँ दो या दो से अधिक पद आपस में मिले हो, वो समस्त पद होते हैं। समस्त पद के शुरू में, स्टार्टिंग में, शुरू में, पहचान में बता रहा हूँ, शुरू में क्या रहे, आ रहे अथवा अन। ध्यान रखिएगा, नौ में हलंत। अर्थात जब कोई समस्त पद होगा उसके स्टार्टिंग में या तो अ रहेगा या तो न हलंत अन रहे। ये हम लोग पहचान देख रहे हैं, कैसे हम लोग पहचानेंगे। अन रहे तो वह नए तत्पुरुष समास कहलाता है या कहा जाता है। नए तत्पुरुष समास कहलाता है या कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा, कहा जाता है। ये तो हमने पहचान देख लिया। एग्जाम में आपको विग्रह करने के लिए आएगा, ध्यान रखिएगा। विग्रह दो प्रकार के होते हैं, लौकिक, अलौकिक। लौकिक विग्रह की हमें आवश्यकता है, अलौकिक विग्रह की आवश्यकता नहीं है। सुओजस, अमोटसस, ये सब कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हम देखेंगे लौकिक विग्रह करता है अर्थ की प्राप्ति के लिए, अर्थात उसका मीनिंग क्या, उसको हम लोग अलग अलग करके देखेंगे। तो समझ गए होंगे। तो एक विग्रह करना है, आप लौकिक अलौकिक के चक्कर में ना पड़िए तो ज़्यादा अच्छा है। हम लोग सीधा देखें तो विग्रह करना है मतलब अलग अलग करना है। और अलग अलग कैसे करेंगे तो देखिए, तो लिख लीजिए। विग्रह करते समय जब हम समस्त पद का अलग अलग रूप लिखेंगे, विग्रह करते समय क्या करेंगे, जहाँ भी अ रहेगा या अन रहेगा, अ या अन के स्थान पर, मतलब जहाँ अ रहेगा उसके स्थान पर क्या हो जाता है, नौ। ये ध्यान में रखिए, ना तो हलंत है ना तो ये नौ, नौ हो जाता है, नौ हो जाता है। तथा, तथा अ या अन के बाद जो
पद रहता है, जो पद रहता है वह यथावत, मतलब ज्यों का त्यों लिखा जाता है, यथावत लिखा जाता है। अर्थात अ या अन के बाद जो कुछ भी रहे शब्द, चाहे वह पुल्लिंग हो, स्त्रीलिंग हो, नपुंसक लिंग हो, कुछ भी रहे, उसके एज इट इज एकदम लिख देंगे और कुछ भी नहीं करेंगे। यानी समझ गए होंगे? नहीं समझे? आइए फिर से हम लोग देखते हैं। आप लोग देख रहे होंगे, लिख लिए होंगे। मैंने क्या बताया कि नए तत्पुरुष समास का क्या है कि सूत्र भी नए ही है और नए तत्पुरुष समास भी है। पहचान एकदम सिंपल सा है कि शुरू में या तो अ रहेगा या तो आ रहेगा। विग्रह जब हम लोग करेंगे तो अ या अन के स्थान पर न आ जाएगा और न अ या अन के बाद जो रहे उसको ज्यों का त्यों लिख देंगे। ठीक है, अब आइए आप लोग लिखिए नहीं, थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए। दो कॉलम आप लोग बना लीजिए। एक है समस्त पदम, मतलब होता है समस्त पद। दूसरा है विग्रह वाक्यम, विग्रह वाक्य। और आपका यहाँ समास नाम, मतलब होता है समास का नाम। अब ध्यान दीजिए कि पहले हम लोग देखेंगे कि समास समस्त पद क्या है, देख लिए, विग्रह कैसे होगा, फिर किस तरह से एग्जाम में आएगा। आइए, आप अधिकतर किताबों में देखिएगा लिखा होगा अ ब्राह्मणः, और टीचर क्या कहते हैं, बस बेटा एक ही उदाहरण है कूप मंडूक के तरह। कूप मंडूक नहीं हमें बनना है, कुएं का मेढक नहीं बनना है। समझने की चीज़ है, जब आप समझिएगा तब आपको पता चलेगा हाँ रियल में संस्कृत व्याकरण जो बिल्कुल तरह समझने का। साहित्य भी समझने की चीज़ें हैं, ठीक है, साहित्य पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। अब्राह्मणः लिखा हुआ है, ठीक है, आपको एग्जाम में यह दे देगा, कहेगा इसका विग्रह करिए और समास का नाम लिखिए, बस। ठीक है, विग्रह करिए और समास का नाम लिखिए। तो आइए हम लोग देखते हैं जो मैंने लिखाया। आप देखिए आप ध्यान से, मैंने क्या लिखा, शुरू में अ या अन रहेगा, तो देखिए यहाँ पर अ है। जब हम विग्रह करेंगे तो अ के जगह हम न ले आएंगे और अ के बाद जो शब्द है उसको ज्यों का त्यों लिख देंगे, तो हो गया अब्राह्मणः। मीनिंग इसका विग्रह हुआ न ब्राह्मण। अब कोई जानना चाहता है कि अब्राह्मण का अर्थ क्या होता है, तो अब्राह्मण का अर्थ होता है न ब्राह्मण, न का अर्थ होता है नहीं ब्राह्मण, न ब्राह्मण, जो ब्राह्मण नहीं है वही अब्राह्मण है। समझ गए? नहीं समझे? चलिए दूसरा उदाहरण देते हैं। हम कहते हैं अयोग्यः। अब आप लोग बता सकते हैं क्या होगा, बता सकते हैं? मेरे विचार से ऊपर देखिए, समझ जाइएगा। अ के जगह हम क्या ले आएंगे, न, और अभी मैंने आपको इसमें लिखा दिया है कि इसके बाद जो चीज़ें रहे उसके ज्यों का त्यों लिख देंगे, न योग्यः। और लास्ट में पूर्ण विराम अभी नहीं देंगे, समास का नाम में क्या होगा, नए तत्पुरुषः समासः। इस तरह से यदि हम लिख देते हैं तो हमारा ये वाक्य पूरा। मतलब न योग्य अयोग्य। तो किताबों में तो आप देखेंगे एक उदाहरण दिया है, तो ऐसा नहीं है कि हम एक ही उदाहरण देखें और कहें बेटा समास खत्म, नहीं। यदि मैं आपको कहूँगा असमासः, तो बताइए क्या होगा, न समासः, जो समास नहीं है। आप देखिएगा शुकनाथ उपदेश में मिलेगा आपको अपरिणामः। सोच के देखिए क्या विग्रह होगा, न परिणामः, अपरिणामः, न परिणामः। तो इस तरह से कौन सा समास हो गया, आपका नए तत्पुरुष हो गया। आप और उदाहरण ले सकते हैं। जब आप भर्तृहरि का नीति शतक आप पढ़ेंगे तो वहाँ आपको तीसरा श्लोक मिलेगा, अज्ञः सुखम आराध्य सुखतरम आराध्यते विशेषज्ञ। मतलब मूर्ख को आसानी से समझाया जा सकता है, पढ़े लिखे को उससे भी आसानी से समझा, किंतु ज्ञान लब्धु विदग्धम तम नरम ब्रह्मा अपि न रंचते। अर्थात अर्धज्ञानी व्यक्ति को ब्रह्मा भी नहीं समझा सकते। तो हम लोग देखेंगे कि श्लोक में भी समास का प्रयोग है।
गद्य में भी प्रयोग है। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि समास का वहाँ भी प्रयोग है। अब यदि हम यहाँ लिखें अज्ञः, तीसरे श्लोक में मिलेगा आपको, नीति शतक का जो तीसरा श्लोक है वहाँ है। अब बताइए, अ की जगह न कर दीजिए, इधर ज्ञः, नज्ञः, जो कुछ नहीं जानता है, मूर्ख। ठीक है, तो अब तो समझ गए होंगे, नहीं समझे अभी तक। और उदाहरण देते हैं। यदि मैं कहूँ अविवेकः, तो अब आप लोग समझ गए होंगे क्या उदाहरण होगा, बताइए। न विवेकः, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? समझ रहे हैं। आप कहेंगे सर पुल्लिंग ही है, तो जरूरी नहीं है, नपुंसक लिंग है। जैसे मान लिया जाए अपरिचितम, अपरिचितम नपुंसक लिंग हो गया, तो बताइए क्या, अ के जगह न ले आइए, उसके बाद परिचितम, न परिचितम, नहीं तत्पुरुष समास। ठीक है, इसका मतलब हो जाएगा असंध्या। सोच के देखिए, असंध्या आपको मिलेगा कुमार संभवम में इसका प्रयोग। असंध्या, बताइए, न संध्या, संध्या काल ना हो। तो मुझे लगता है कि नए तत्पुरुष समास आप लोग समझ गए होंगे। एग्जाम में कैसे आएगा ये भी मैंने आपको बता दिया। अब्राह्मण दे देगा, कहेगा कि विग्रह करिए तो कर दीजिएगा, न ब्राह्मण कहेगा समास का नाम लिखिए तो नए तत्पुरुष समास है। क्लियर है? दूसरी तरह से न ब्राह्मण दे देगा, कहेगा कि आप इसे समस्त पद लिखिए, तो न के जगह हम अ ले आएंगे, ये हमारा समस्त बन गया होगा। क्लियर हो गया? लेकिन आप लोग कुछ कह रहे होंगे कि सर ये अ वाला तो दे दिए, ये अन का तो आपने उदाहरण दिया ही नहीं। नहीं, यही तो सोच रहे होंगे ना आप लोग। चलिए उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो नए तत्पुरुष समास आपको कहे कि आप यदि सोचेंगे यहाँ विसर्ग ही क्यों हो रहा है लास्ट में, तो जब हम लोग शब्द रूप पर आएंगे तब आप लोग को और पता चलेगा कि क्यों विसर्ग ही हो रहा है। अभी जो रहे आपको इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, जो रहे वही कर दीजिए। आइए एक उदाहरण देता हूँ, अनस्वः, अनस्वः। अब आप कहेंगे सर यहाँ तो हलंत था, यहाँ तो हलंत नज़र ही नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है ना। अब आइए, इस चीज़ के लिए आपको पहले वर्ण छेद करना पड़ेगा, संधि विच्छेद नहीं, वर्ण छेद। आप देखिए ऐसे लिखिए, बचपन में आप लोग लिखे होंगे, याद होगा, मैं पहले क्लास में बताया था आपको तोड़ तोड़ के। अ न अ स्वः, आपको ऐसे नहीं आएगा, आएगा ऐसे। ये मैं केवल आपको समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। आप ऐसे मत करिएगा एग्जाम में, ये विग्रह नहीं हो चुका है। अब आप देखिए अन यहाँ नजर आ गया, यहाँ भी अन था, यहाँ भी अन, तो यही समस्त पद के शुरू में या तो अ रहेगा या तो अन, तो हम लोग नए तत्पुरुष समास समझ जाएंगे। ठीक है, अब आइए हम क्या करेंगे, ये जो अन है इसके जगह मैंने बताया था जब विग्रह करेंगे तो न ले आएंगे, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, न ले आए, और मैंने बताया अन के बाद जो शब्द रहे या पद रहे उसी को जोड़ दीजिए, यहाँ पर अश्वः। अब कोई कह रहा है कि भाई मैं अनस्वः का मीनिंग नहीं समझ पा रहा हूँ, अनस्वः क्या है? तो आप कह सकते हैं कि भाई, अब मैं कह सकता हूँ कि आप इसे विग्रह करके देखिए। तो न अश्वः आप समझ गए होंगे, न का मतलब नहीं, अश्व का मतलब होता है घोड़ा, जो घोड़ा नहीं है, कुछ भी है। अनस्व का मतलब होता है जो घोड़ा नहीं है। अब तो समझ गए अन वाला। कहिए सर एक आध और उदाहरण, मैं एक आध और उदाहरण देता हूँ। ये तो क्लियर हो गया। अब आइए देखिए, अनाहारः, अनाहारः, सोच के देखिए। यहाँ पर भी आप कहेंगे सर अन तो है ही नहीं, तो फिर वही चीज़ करिए जहाँ अन रहे, अन, उसके बाद आप देखिए आहारः। अब एकदम क्लियर हो गया होगा। तो मैंने बताया है कि अ या अन के स्थान पर हम न ले आएंगे और न के बाद हम लोग कर देंगे। तो न के अन के जगह हमने कर दिया न, इधर लिख दीजिए आहारः, न आहारः, क्या बन गया, अनाहारः, नए तत्पुरुष समास हो गया।
उसी तरह से हम लोग लिखते चले जाएंगे, उदाहरण प्रति उदाहरण। तो आपको पता चला, ऐसा मत सोचिएगा एक उदाहरण है किताब में, लघु सिद्धांत कौमुदी में, रट लिए हैं बस बेटा एक उदाहरण समाप्त, नहीं, अनंत उदाहरण हो सकते हैं। समास भी एक समझने की चीज़ है। आपको खुद पता चल गया होगा कि समास रटने की चीज़ नहीं है, डिस्प्रिन खा के समास रटा नहीं करेंगे, समझने की चीज़ है। तो ध्यान रखिए, अनाहारा हो गया। उसके बाद आप इस तरह से उदाहरण दे सकते हैं। तो कैसे एग्जाम में आएगा ये भी मैंने आपको बता दिया कि समास किसे कहते हैं, समास के कितने भेद हैं और वे कौन कौन है, जिसमें मैंने बताया ये मेरा नए तत्पुरुष समास, जो तत्पुरुष का भेद वो पूरा तरह खत्म हो गया। उदाहरण कभी खत्म नहीं होगा, चलते रहेगा चलते रहेगा। जैसे हम कहें अ मोदी, क्या कहेंगे, नौ मोदी। अ कैलाश है, बताइए, नौ कैलाश है। अबिहारी, न बिहारी। अविवेका, इस तरह से। अकुशला, न कुशला। तो इस तरह से हम उदाहरण देते चले जाएंगे, कभी समाप्त होने का नाम नहीं लेगा। इसको कहते हैं समझना, समझ विकसित करना। तो आपको लगा कि समास रटने की चीज़ें हैं, लेकिन हाँ, पूरी तरह समझने के लिए आपको मैं फिर पुनः वही दोहराऊंगा, आपको शब्द रूप अच्छी तरह से याद होनी चाहिए, धातु रूप अच्छी तरह से याद होनी चाहिए और प्रत्यय का ज्ञान होनी चाहिए, तभी आप पूरी तरह से समास समझ पाएंगे। वो भी चीज़ें हैं, लेकिन रटना क्या है, तो वही शब्द रूप धातु रूप प्रत्यय। लेकिन आपको पता चल गया होगा कि धातु रूप का भी एक टेक्निक है याद करने का, आप देख ही चुके हैं। प्रत्यय भी मैंने आपको तद्धित में से आपको देखिए मैं 50% पढ़ा चुका हूँ। वह भी एक समझने की चीज़ है कि किस तरह से हम लोग समझ विकसित करके लिखेंगे। ऐसा नहीं कि हम भी रट लिए ये है ये है ये है, लेकिन एक समझ के रटिए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, तो शब्दरूप भी देख लिए, प्रत्यय भी देख लिए, ये भी देख लिए, और इस तरह से हम लोग उदाहरण देते प्रति उदाहरण देते चले जाएंगे। तो हम लोग जो आज खासकर नए तत्पुरुष समास पढ़े, मुझे लगता है इसमें आप लोग को कहीं डाउट नहीं हुआ होगा, लेकिन फिर भी संदेह नहीं हो तो ज्ञान का निराकरण कैसे हो सकता है। यदि थोड़ा बहुत भी रहे तो आप समझ जाइएगा कि अभी हमने वो तीन प्रक्रिया को, तीनों तत्व को अच्छे तरह से पढ़े नहीं हैं, इसलिए हो सकता है थोड़ी बहुत कमियां रहे। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है यदि आप शब्दरूप धातुरूप प्रत्यय पढ़ लेंगे, आपको मैं विग्रह का, यद्यपि आप देखेंगे कि किसी भी किताब में विग्रह का कोई तरीका नहीं है, विग्रह करने का कोई तरीका नहीं है, बस याद कर लीजिए। लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि कुछ तो होगा, कुछ तो हम लोग कर सकते हैं विग्रह। तो ये विग्रह कर करके मैं आपको इसी तरह से, और हाँ, कल मैं आपको फिर एक समास पढ़ाऊँगा, तो थोड़ा सा देखिए क्या वो समझने लायक चीज़ें है या नहीं है। तो मित्रों, आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, क्योंकि आज समास पर हम लोग चले। उसी तरह से आप धीरे धीरे अनुवाद भी बनाने का प्रयास करिएगा। जैसे अब्राह्मणः गच्छति, तो हम उसको 3 संख्या, न ब्राह्मणः गच्छति। जब हम लोग विग्रह करेंगे ना तो हमारा शब्द संख्या बढ़ते जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो मेरे विचार से एक नए तत्पुरुष समास आज हमने समाप्त कर दिया। लेकिन हम लोग चलें, आज क्या क्या चीज़ सीखे देख लीजिए। मैंने बताया समास शब्द बना कैसे है, ये ध्यान में रखिएगा। समास कहते किसे कहते हैं, समसनंग समास है, ये हम लोग जान गए। कितने भेद हैं, संस्कृत में 5 भेद है, वे कौन कौन है वो भी हमने देख लिया। आज हमने एक तत्पुरुष का एक भेद पढ़ा, अवान्तर भेद। नए तत्पुरुष सूत्र भी देख लिए, इसलिए सूत्र से भी बंधु घबराइएगा नहीं। बहुत छोटा छोटा सूत्र है, लोग कहते हैं कितना सूत्र, ये सब कोई घबराने की चीज़ें नहीं है। और मैंने आपको बता भी दिया, ये मैंने हिंदी में बताया, लेकिन आपको संस्कृत में वहाँ चुके रहेगा तो कुछ नहीं है। आपको मैंने समस्त पद विग्रह, समस्त पद दिया रहेगा, विग्रह करना है, विग्रह दिया रहेगा, समस्त पद लिखना, समास का नाम लिखना है, यही आपको एग्जाम में आएगा। इससे ज़्यादा आपको एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, तो ठीक है बंधु, आज हम लोग क्या यहीं तक क्लास रखें, फिर हम लोग कल अगले दिन, और हाँ, अनुवाद बनाते रहिएगा, अनुवाद को छोड़िएगा नहीं, इस पर भी है, कल भी हम लोग देखेंगे। अनुवाद की प्रक्रिया जारी रखिए, क्योंकि लग रहा था कि क्या समास कैसा है, क्या, मैं हर चीज़ आपको बताऊंगा। संधि कैसे, वो भी समझने की चीज़ें हैं, हर चीज़। लिटरेचर में भी हम लोग देखेंगे, सब कुछ समझेंगे, क्यों लिटरेचर में भी इसका प्रयोग होगा। ठीक है, चलिए आज हम लोग यहीं तक क्लास रखते हैं। धन्यवाद, शुभ दिन आपका।